हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो आने वाले हर एक एग्जाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न ये कह रहा है कि जो नंद लोग थे कहाँ पर राज्य करते थे। नंद लोग कहाँ पर राज्य करते थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा मगध में। ये नंद लोग मगध में राज्य करते थे। अगला प्रश्न कह रहा है हम लोग का, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है। तो भारत का जो सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है ये वेद है, यानी वेदों को ही भारत का सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को नंदों के कुशासन से बचाया था। किसके कुशासन से? नंदों के कुशासन से बचाया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है वेद के संकलनकर्ता कौन है। वेद के संकलनकर्ता किसे कहा जाता है। तो वेद के संकलनकर्ता महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी को कहा जाता है। वेद के संकलनकर्ता महर्षि द्वैपायन वेद व्यास जी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र जो थी यह मौर्य राजाओं की राजधानी थी, यानी जो मौर्य साम्राज्य के जो राजा थे उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है वेदों की संख्या कितनी है। तो कुल वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या क्या है? 4। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी वेदों की संख्या 4 है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कलिंग युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन किया था। यानी कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या कहा था। तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कहा कि भविष्य में अब कोई लड़ाई न लड़ने का निर्णय किया था। यानी कलिंग युद्ध के में अशोक ने भविष्य में अब कोई लड़ाई न करने का निर्णय लिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हम्पी किसकी राजधानी है। जो हम्पी है ये किसकी राजधानी है। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेदों का क्रम क्या है। वेदों का सही क्रम क्या है। तो वेदों का सही क्रम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद वेदों का ये सही क्रम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस वंश को कहा जाता है। यानी किस वंश को हम लोग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा गुप्त वंश को, यानी गुप्त वंश को हम लोग स्वर्ण युग के नाम से भी जानते थे। अगला प्रश्न कह रहा है भारत का नेपोलियन किसे राजा को कहा जाता है। यानी ऐसा कौन सा राजा है जिसे हम लोग भारत का नेपोलियन कहते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, यानी समुद्रगुप्त वही हम लोग भारत का नेपोलियन कहते थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगले प्रश्न हमारा ये कह रहा सबसे पुराना वेद कौन सा है। यानी सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो जो हमारा ऋग्वेद है ये क्या सबसे पुराना वेद है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार राज्य में स्थित था। कहाँ पर स्थित था? बिहार राज्य में स्थित था। अगला प्रश्न कह रहा है चालुक्य वंश कहाँ स्थित है। चालुक्य जो वंश था ये कहाँ पर स्थित था। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वातापी। वातापी में चालुक्य वंश स्थापित था। अगला प्रश्न कह रहा है ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। जो ऋग्वेद है इसमें कुल कितने मंडल हैं। तो हम बात करते हैं तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, यानी ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो 10 है। आगे कह रहा है सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था। सातवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था। सातवाहन के राज्य के दक्षिण में 4 राजाओं का राज्य, चोल राजाओं का राज्य और पांड्य राजाओं का राज्य था। किसका किसका? 4 ही राजाओं का राज्य, चोल राजाओं का राज्य और पांड्य राजाओं का राज्य था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न हम लोग यही कर रहा है चोल राजाओं का केंद्र कहाँ था। जो चोल के राजा थे उनका केंद्र कहाँ था। तो जो चोल के राजा थे वह उनका जो केंद्र तंजौर था, यानी उनका केंद्र कहाँ था? तंजौर में था। आगे कह रहा है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है। जो ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो 1028 कुल सूक्त हैं। ऋग्वेद में कुल 1028
सूक्त हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थित है। ऐतिहासिक चोल राज्य किस आधुनिक नगर के पास स्थित है। तो ऐतिहासिक चोल राज्य हैदराबाद के पास में स्थित है। किसके पास में स्थित है। तो ये हैदराबाद के पास में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है एलोरा के भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसके शासक काल में कराया गया था। एलोरा के भव्य शिव मंदिर का निर्माण किसके शासक काल में कराया गया था। तो यह कृष्णदेव प्रथम के राज्य में कराया गया था। किसके शासक काल में। कृष्णदेव प्रथम के शासक काल में कराया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद का नवा जो मंडल है यह सोम देवता को समर्पित है। कौन सा मंडल। नवा जो मंडल है यह सोम देवता को समर्पित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद समाज में कौन सी प्रथा नहीं है। ऋग्वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं है। तो ऋग्वैदिक समाज में बहुपति विवाह का प्रथा नहीं है। किसका नहीं है। बहुपति विवाह का प्रथा नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हर्ष पहले तो थानेश्वर में शासन चलाता था, बाद में उसने अपनी राजधानी किसको बनाया था। तो उसने बाद में अपनी राजधानी कन्नौज को बाद में उसने अपनी राजधानी बना लिया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दासराज राज्य युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था। दासराज युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा पुरुषड़ी नदी पर लड़ा गया था। किस नदी पर। पुरुषड़ी नदी पर लड़ा गया था। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है सांची के स्तूप का निर्माण किसके शासक काल में किसके द्वारा कराया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो ये अशोक के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था। अशोक के द्वारा कराया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा अशोक। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अश्वघोष कौन था। अश्वघोष कौन था। तो अश्वघोष संस्कृत कवि जिसने बुद्धि चरित्र की रचना की थी। अश्वघोष जो थे ये संस्कृत के कवि थे जिसने बुद्धि रचित की रचना की थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चारों वेदों को क्या कहा जाता है। जो चार वेद हैं इनको क्या कहा जाता है। तो चारों वेदों को हम लोग संहिता के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं। संहिता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो ये मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था। मोहम्मद बिन कासिम था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में दोस्तों को पास शेयर जरूर करिएगा। मिलता है अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।